अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में। हम देखेंगे कि लिपिड के डाइजेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चैलेंजेस आती है और हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो इसको कोप अप करता है। सबसे पहले डेली लिपिड इनटेक हमारी कितनी है। ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो हम स्टेट्स ले रहे हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर लें तो एक एडल्ट जो है वो तकरीबन 60 से 150 ग्राम ऑफ लिपिड्स पर डे लेता है। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के स्टेट्स हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या जिसको डेवलपिंग कंट्रीज़ कहा जाता है उनमें स्टेट्स जो है वो डिफरेंट हो सकती है, उसमें जो डेली इंटेक है वो कम भी हो सकती है। जो ये 60 या 150 60 टू 150 ग्राम ऑफ लिपिड्स पर डे लिया जाता है उसमें मोर देन 90% फैट्स जो है वो ट्राई असाइल ग्लाइसरोल के फॉर्म में होते हैं, जबकि बाकी जो रेस्ट ऑफ 10% है उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं और फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। लेकिन जब भी हम लिपिड की डाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ चैलेंजेस होते हैं। सबसे अहम चैलेंज ये है कि लिपिड चूँकि इंसॉल्युबल है, वाटर लविंग नहीं है और एक्वस सॉल्यूशन को इतना लाइक नहीं करता, जबकि जो एंजाइम्स हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में मौजूद है जैसे कि लिपिड लाइपेज जो है, पैंक्रियाटिक लाइपेज है, वो एक्वस मीडियम में ज़्यादा बेटर काम करते हैं। यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ रही है कि कैसे लिपिड्स कंटेंट्स के ऊपर ऑफ कोर्स जब एंजाइम एक्ट करेंगे तो इसकी डाइजेशन होगी। उसके लिए क्या होता है कि इस प्रॉब्लम को जो डाइजेशन में भी ये प्रॉब्लम आएगा और अब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम आएगा, लिहाजा इसके लिए भी फॉर्चुनेटली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एक स्पेशलाइज्ड मशीनरी मौजूद है। उसका काम क्या होता है, वो बेसिकली इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ लिपिड्स फॉर डाइजेशन। जो है बाइल एसिड्स या बाइल साल्ट्स मौजूद होता है जिसकी एमल्सिफिकेशन करता है एंड देन सोल्युबलाइज द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट फॉर अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन में हेल्प करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और फिर जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको सोल्युबलाइजेशन फॉर्म में लेके आता है ताकि वो इजीली जो है वो अब्जॉर्ब हो सके सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। फेजेस ऑफ लिपिड डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। लिपिड का डाइजेशन चूँकि एक चैलेंजिंग टास्क होता है जीआईटी ट्रैक में, तो उसके लिए कुछ फेजेस में उसको डिवाइड किया गया है इसके डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को। अब्जॉर्प्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें हमारे पास एक प्रिपरेटरी फेज होता है, दूसरा ट्रांसपोर्ट फेज है और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन फेज है। प्रिपरेटरी फेज में होता क्या है कि डाइजेशन ऑफ लिपिड्स इन द इंटेस्टाइन प्रोसीड होता है, यानी जो भी लिपिड्स कंटेंट है ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल के फॉर्म में है या कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में है या फास्फोलिपिड्स के फॉर्म में है, उसकी डाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन होती है टू फॉर्म ऑफ फ्री फैटी एसिड और टू मोनोअसाइल ग्लाइसरोल वगैरह वगैरह ताकि वो अब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट फेज आता है। इट इंक्लूड द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फैट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइनल विलस लेयर इनटू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है, जो एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं उस ब्रश पाउडर्स में, वो उस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को जो प्रिपरेटरी फेज में डाइजेशन हो चुकी है उसको फिर अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन होती है इस डाइजेस्टेड फैट्स की फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द एपिथेलियल सेल्स अराउंड द ल्यूमन। थर्ड फेज में क्या होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन फेज। It includes the events of action that takes place inside intestinal epithelial cell and its passage through lacteals to lymph or in portal blood. वो जो डाइजेशन प्रिपरेटरी फेज में हुई थी और फिर सेल के अंदर उसकी अब्जॉर्प्शन हो गई थी, फिर सेल के अंदर दोबारा उसके अंदर रीयूनाइट होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, यानी अगर ट्राई असाइल ग्लाइसरोल टू मोनोअसाइल ग्लाइसरोल फ्री फैटी एसिड के अंदर की फॉर्म में सेल के अंदर आया है तो दोबारा रीयूनाइट होगा। इसी तरह फिर इस एपिथेलियल सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स दोबारा बनेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू लिम्फेटिक सिस्टम और इनडायरेक्टली इनटू ब्लड पोर्टल वेन। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कहने का मकसद ये है कि फेजेस जो है लिपिड डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की 3 फेजेस में होता है। एक में डाइजेशन होती है, एक सेल के अंदर अब्जॉर्प्शन होती है, तीसरा सेल के अंदर रीयूनाइटेड का प्रोसेस होता है और फिर वो लिम्फ के जरिए पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द पोर्टल ब्लड सिस्टम। अब आ जाते हैं ओवरऑल एक
सिनेरियो की तरफ कि कैसे लिपिड की डाइजेशन मुख्तलिफ पार्ट ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट्स में होती है। सबसे पहले माउथ में कुछ ख़ास डाइजेशन ज़्यादा नहीं होती लिपिड्स की, लेकिन इसके अंदर एक लिंगुअल लाइपेज एंजाइम्स होता है जो कि एबनर्स ग्लैंड से रिलीज़ होता है। इसका ये रोल है कि कुछ हद तक बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को ये डाइजेस्ट कर सकता है, जो कि मोस्टली मिल्क्स वगैरह में मौजूद होते हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। और बाकी जो ट्राइसाइक्लिसराइड, फास्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स है वो मोस्टली अनचेंज्ड जो है वो स्टमक के अंदर आते हैं। सिर्फ मैस्टिकेशन का प्रोसेस होता है, यानी मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो है वो होती है। फिर जब स्टमक के अंदर आता है यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज मौजूद होता है और ये एक्ट करता है डिग्रेडेड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के ऊपर, यानी वो फैटी एसिड्स जिनके हाइड्रोकार्बन चेन 10 कार्बन से कम हो तो उसको हम शॉर्ट चेन में या मीडियम चेन में कंसीडर करते हैं। सो इस केस में इसकी डिग्रेडेशन गैस्ट्रिक लाइपेज कर सकता है। और उसको इसके अलावा मिल्क फैट्स जो है इन्फेंट्स के अंदर वो पार्शली डाइजेस्ट करता है, क्योंकि बच्चों के अंदर स्टमक का पीएच इतना लो नहीं होता और वो मिल्क फैट्स ले होते हैं और उसके अंदर ज़्यादातर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, लिहाजा उनकी डाइजेशन स्टमक में पार्शियली गैस्ट्रिक लाइपेज कर सकता है, क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज के जो फंक्शन है वो इनएक्टिव हो जाएगी अगर HCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। लिहाजा HCl जो है उसको नेगेटिवली रेगुलेट करता है गैस्ट्रिक लाइपेज को। और एडल्ट में नॉर्मली HCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और पीएच जो है <2 होता है, लिहाजा गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। सो ओवरऑल स्टमक में कुछ खास डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की या फैट्स कंटेंट की कुछ हद तक उसमें डाइजेशन हो सकती है। उसके बाद ये कंटेंट्स आते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन हब कि उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो इंट्राएसाइलोग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को कन्वर्ट करता है with the help of pancreatic lipase, phospholipase A2 and cholesterol acid into monoacylglycerol, free fatty acid, glycerol and cholesterol. These are the simple unit or digestible units जिसको फिर epithelial cell के ज़रिए preparatory phase में transport phase में absorb किया जा सकता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अक्सर कहानी क्या होती है कि हमें पता है कि चैलेंजेस होते हैं इसकी डाइजेशन के अंदर, क्योंकि लिपिड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और जबकि एंजाइम्स जो हैं वो वाटर के अंदर ज़्यादा एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा बेस्ट वर्क करते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स होती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही लिपिड्स कंटेंट्स स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो एक ग्रॉस चेंज पीएच के अंदर आता है, और इसके अलावा लिपिड्स का खासकर एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। और ये जो एमल्सिफिकेशन है ये 3 कम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म्स हैं हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में इंटेस्टाइन के अंदर जिसके ज़रिए होता है। एक ये होता है कि डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स, और दूसरा हमारे पास है सरफेक्टेंट एक्शन ऑफ डिग्रेडेड लिपिड्स, एंड थर्ड इज मैकेनिकल मिक्सिंग ड्यू टू पेरिस्टालसिस मूवमेंट। डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल साल्ट क्या करता है कि जब पैंक्रिएट गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है जब भी फूड जो है इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचते हैं और सर्टेन हार्मोन्स जो हैं मैसेज कन्वे करते हैं कि बाइल साल्ट को रिलीज़ किया जाए, तो इसका एक्शन डिटर्जेंट एक्शन होता है। ये सरफेस टेंशन को कम करता है और जिसकी वजह से एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होते हैं, उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ताकि वो इजीली उसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर सके। अगर हम इसको फर्दर देखें कि ये बाइल साल्ट बेसिकली एक्ट कैसे करता है, सो दिस इज़ एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बाइल साल्ट जो कि बेसिकली 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक लिपिड सॉल्युबल पार्ट है, पोर्शन है जो कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड हुआ होता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो नेगेटिवली चार्ज वाटर सॉल्युबल पोर्शन है जो टेल की तरह दिख रहा है, और ये मोस्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड्स है उसकी वजह से होता है या टॉरिन चेन की वजह से होता है। जो अगर हम बाइल साल्ट्स को देखें तो उसका एक पार्ट जो है वो लिपिड सॉल्युबल पोर्शन है और एक जो टेल टाइप है वो जो है वो ग्लाइसिन चेन है जो कि वाटर सॉल्युबल है।
तो ये जब इंटरफेस करता है उन लिपिड कंटेंट के साथ जो कि इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचे हैं, तो उसके इर्द गिर्द एक लेयर बना लेता है और उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और उसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि ये जो बाइल साल्ट है ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है इंजाइम्स के लिए, ताकि वो इसके लिए इसके ऊपर एक्ट कर सके। अगर हम उसको फर्दर देखें तो ये अगर आप कंसिडर करें कि वो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स हैं या डाइटरी इनटेक में जो हमने फैट्स कंटेंट लिए हुए हैं, तो उसके ऊपर जब बाइल साल्ट रिलीज होगा इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसको ऐसे छोटे छोटे मैसिलीज के अंदर या ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेगा जो बहुत सारे होंगे, और जिसको हम एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और दूसरा है कि एंजाइम को वो साइट मिल जाएगा ताकि वो इनडायरेक्टली जो है वो इस लिपिड कंटेंट्स के ऊपर विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट एक्ट करे और इस येलो लिपिड कंटेंट को एक एब्जॉर्बेबल डाइजेस्टेड यूनिट्स में कन्वर्ट कर सके। सो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस एमल्सिफिकेशन होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सरफेस टेंशन कम हो जाएगी जो कि हेल्प करेगा इनको मज़ीद उसमें डिग्रेड करने में या डाइजेस्ट करने में। सरफेक्टेंट एक्शन ऑफ लिपिड डिग्रेडेड लिपिड्स, जैसे जैसे लिपिड्स की डाइजेशन होगी उसका बाय प्रोडक्ट बनता जाएगा तो वो मज़ीद सरफेक्टेंट एक्शन को बढ़ाएगा, सरफेस टेंशन को कम करेगा, जो है वो प्रोसेस को मज़ीद इन्हांस करेगा। सो जो लिपिड्स की डिग्रेडेशन होगी यानी फास्फोलिपिड्स है, तो उस केस में लाइसोफास्फोलिपिड बनेगा, फ्री फैटी एसिड्स बनेगा। सो इसकी वजह से सरफेक्टेंट एक्शंस और मज़ीद बढ़ेगा जिसकी वजह से प्रोसेस और ज़्यादा इंप्रूव होगा। इसके अलावा मैकेनिकल मिक्सिंग भी होती है ड्यू टू पेरिस्टालिसिस। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नॉर्मली इनवॉलेंट्री हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होती है जो कि फूड की मिक्सिंग में हेल्प करती है और एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस लिपिड्स का जो है उसमें बढ़ जाता है। अब डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली ये ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा है, वी ऑल नो कि ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल में ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल है, तो कार्बन नंबर इसके 1 पे इसके भी फैटी एसिड मौजूद है, 2 पे फैटी एसिड है और 3 पे फैटी एसिड है। दैट्स वाई 3 फैटी एसिड्स है ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल के साथ, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल। और उसके ऊपर पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा और उसको में से दो फैटी एसिड जो कि कार्बन नंबर 1 पे है और कार्बन नंबर 3 पे है, उसको वो ब्रेक डाउन करेगा और फ्री फैटी एसिड्स जो कि इजीली अब अब्जॉर्ब हो सकेंगे, और साथ ही 2 मोनोअसाइल ग्लाइसरोल बनेगा, यानी 2 पोजीशन पे फैटी एसिड्स रह जाएगा क्योंकि पैंक्रियाटिक लाइपेज का प्रोसेस इस बॉन्ड को ब्रेक करने में इतना एफिशिएंट नहीं है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स है, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज विद द हेल्प ऑफ वाटर, सो इसको ब्रेक डाउन करता है, सो एक फ्री फैटी एसिड रिलीज हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल फॉर्म भी एक हमारे पास एक डाइजेस्टेड फॉर्म में एक प्रोडक्ट आ जाती है जो कि आगे अब्जॉर्ब होती है। इसी तरह फास्फोलिपिड जो है इसके ऊपर फास्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है इनटू लाइसोफास्फोलिपिड एंड फ्री फैटी एसिड्स। लाइसोफास्फोलिपिड हमने कहा था कि सरफेक्टेंट का काम करते हैं, और इसकी हमने एक इम्पॉर्टेंस ये भी देखी थी कि हमारे लंग्स के अंदर जब लंग्स बेबी न्यूबॉर्न आता है दुनिया में, तो उसकी लंग्स की मेच्योरिटी का भी अगर लाइसोफास्फोलिपिड्स की कंसंट्रेशन उसमें अच्छी खासी है तो लंग्स जो है वो इजीली एक्सपैंड होते हैं जब वो पहली बार सांस लेता है। अगर लंग्स इमेच्योर है तो लाइसोफास्फोलिपिड्स की डिफिशियंसी उसमें की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से लंग्स को एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं होती और सांस लेने में फिर मुश्किल पेश आती है। सो ये एंड प्रोडक्ट बन के आता है हमारे पास जब डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है वो इतना आसान नहीं होता, उसके लिए एक पूरा तरतीब है कि हाउ दिस बाइल एसिड एक्ट ऑन पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड हाउ इट प्रोवाइड इट दस इंटरफेस टू एक्ट ऑन ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल और अदर लिपिड कंटेंट्स। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज अकेले काम नहीं कर सकता डायरेक्ट इस ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल के ऊपर। जब ये इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचेगा तो इसके साथ उनको गाल ब्लैडर में से बाइल एसिड्स भी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ एक और एंजाइम्स है जिसे पैंक्रियाटिक कोलाइपेज का कहते हैं, ये इंटरमीडिएट्स का काम करता है। सो कम्बिनेशन ऑफ बाइल एसिड, pancreatic colipase and pancreatic lipase will act on triacyl glycerol and will convert it into digested form. So जब जैसे ही ये ट्राईसाइल ग्लाइसरोल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचेगा
तो गाल ब्लैडर इसके ऊपर एक्ट करेगा और उसके अंदर एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद पेंक्रियाटिक लाइपेज आएगा और उसके सॉल्युबल पार्ट के साथ पेंक्रियाटिक लाइपेज अटैच होगा, और फिर उसके साथ जो फाइनल पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है जो पेंक्रियाटिक जूस से आ रहा है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा और इस ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल को कन्वर्ट करेगा इनटू 2 मोनोएसाइल ग्लाइसरोल, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, और फैटी एसिड्स के अंदर। और यहाँ से फिर ये कंटेंट्स जो है नाउ दे आर रेडी टू बी अब्जॉर्ब, और यहाँ पे इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर ये अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। रिमेंबर पेंक्रियाटिक कोलाइपेज जो है ये इनिशियली पेंक्रियाटिक प्रोकोलाइपेज के फॉर्म में होते हैं, जो कि जिसको हम जाइमोजीन फॉर्म कहते हैं या इनएक्टिव फॉर्म कहते हैं। लेकिन जब जैसे ही ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल पहुंचता है इंटेस्टाइन के अंदर तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कोलाइपेज फॉर्म यानी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और फिर ये जैसे ही गाल ब्लैडर से बाइल एसिड अटैच होता है ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल के साथ तो ये कोलाइपेज भी अटैच हो जाता है और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी देता है पेंक्रियाटिक लाइपेज को कि वो एक्ट कर देता है इसके ऊपर। तो इस तरह वो जो एक हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एक कन्फ्लिक्ट होता है कि एंजाइम्स इक्वस एनवायरनमेंट को लाइक करते हैं और ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल या लिपिड्स कंटेंट जो है वो इक्वस एनवायरनमेंट में सॉल्युबल नहीं है, तो इसको इन तरीके से बॉडी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है कि बाइल साल्ट्स भी हैं, पेंक्रियाटिक कोलाइपेजेस हैं, वो इसको इस तरह से रेगुलेट करते हैं। सो इस तरह से ये सारी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके।